नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 संसाधन एवं विकास पाठ से ही। कल आपने मृदा संसाधन के बारे में पढ़ा। भारत में जो मृदा संसाधन के जो प्रकार हैं उनके बारे में आपने पढ़ा। वे रंग, आयु के आधार पर जो मृदा है वो 6 भागों में बांटी गई है। सबसे पहले आपने पढ़ा जलोढ़ मृदा के बारे में, फिर पढ़ा आपने काली मृदा के बारे में। आज इसी ही चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए मृदा संसाधन के प्रकार के जो अन्य रूप हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो भारत में मृदा संसाधन के प्रकार। भारत में मृदा संसाधन के प्रकार। भारत में मृदा संसाधन के प्रकार कौन कौन से हैं? तो जलोढ़ मृदा और काली मृदा के बारे में अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आज अपन चर्चा करेंगे जो तीसरे नंबर की जो मृदा है, लाल और पीली मृदा। लाल व पीली मृदा। तो देखिए लाल और पीली मृदा क्या है, यह कहाँ पाई जाती है और कौन कौन से क्षेत्रों में है, इसके बारे में अपन इसमें अध्ययन करेंगे। कि लाल मृदा दक्कन का पठार, कि जो लाल मृदा है वो दक्कन का पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में दक्षिणी हिस्सों में लाल मृदा दक्कन के पठार के पूर्वी व दक्षिणी हिस्सों में आग्नेय रवेदार चट्टानों व कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि जो लाल व पीली मृदा है वो दक्कन का पठार के पूर्वी दक्षिणी हिस्सों में आग्नेय रवेदार चट्टानें व कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मृदा देखिए कि जो लाल पीली मृदा है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है। यह मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इसके अलावा जो गंगा नदी का जो मैदानी क्षेत्र है, गंगा मैदान की दक्षिणी छोर, गंगा के मैदान की दक्षिणी छोर और इसके अलावा जो
पश्चिमी घाट में जो पहाड़ी पद पर पाई जाती है। पश्चिमी घाट पर पहाड़ी पद पर पाई जाती है। पाई जाती है। तो देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि लाल मृदा दक्षिण के पठार के पूर्वी दक्षिण हिस्सों में आग्नेय रवेदार चट्टानें कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, इसके बाद में गंगा के मैदान का दक्षिणी छोर है, पश्चिमी घाट पर पहाड़ी पद के रूप में ये पाई जाती है। नंबर 3, इस मृदा का लाल पीला रंग, लाल व पीला रंग, इसको जो लाल पीली मृदा क्यों कहते हैं? तो इस मृदा का लाल पीला रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में, रवेदार आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों में लोहे धातु के कारण पाया जाता है। बात आती है कि लाल पीली मृदा का जो लाल पीला रंग है वो किस कारण पाया जाता है? तो आग्नेय और जो रूपांतरित जो चट्टानें होती हैं उसमें लोहे धातु के कारण इसमें का जो रंग है वो लाल और पीला पाया जाता है। देखिए, और पीला रंग, लाल रंग व पीला रंग रवेदार आग्नेय रूपांतरित चट्टानों के लोहे धातु के कारण पाया जाता है, तथा पीला रंग जल योजन के कारण होता है, जल योजन के कारण होता है। देखिए, तो ये है लाल व पीली मृदा। कि लाल व पीली मृदा धातु मृदा का एक प्रकार है। लाल मृदा दक्कन का पठार के पूर्वी दक्षिण हिस्सों में आग्नेय रवेदार चट्टानों और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गंगा के मैदान का दक्षिणी छोर, पश्चिमी घाट और पहाड़ी पथ पर पाई जाती है। और जो इस मृदा का जो लाल और जो पीला रंग है वो दो कारणों से होता है। इसका लाल रंग तो किस कारण से होता है कि रवेदार और आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोहे धातु के कारण है। और इसका जो पीला रंग है वो जल योजन के कारण पाया जाता है। तो दो कारण हो गए। लाल रंग का कारण क्या है? रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोहे धातु के कारण, और जो पीला रंग है वो जल योजन के कारण होता है। आप उतार सकते हैं इसको कि लाल पीली मृदा क्या है। एक बार फिर दोहरा देते हैं इसको कि नंबर 1, लाल मृदा दक्कन का पठार के पूर्वी व दक्षिणी हिस्सों में आग्नेय व रवेदार चट्टानों व कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट है इस मृदा, यह मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इसके अलावा गंगा के मैदान के दक्षिणी छोर, पश्चिमी घाट पर पहाड़ी पथ पर पाई जाती है। इस मृदा का जो रंग है वो लाल और पीला। लाल रंग रवेदार आग्नेय रूपांतरित चट्टानों में लोहे धातु के कारण, और जो इसका जो पीला रंग है वो जल योजन के कारण होता है। नेक्स्ट अगर अपन चर्चा करते हैं तो नंबर 4 की भारत में जो मृदा का प्रकार है उसमें नंबर 4 पढ़ेंगे अपन लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा
देखिए लेटेराइट मृदा क्या है, किन क्षेत्रों में पाई जाती है, किस फसल के लिए उपयुक्त है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए नंबर 4 लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा होती क्या है? तो देखिए लेटेराइट जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है। लेटेराइट लेटेराइट जो शब्द है, लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है, जो शब्द से बना है, जिसका अर्थ है ईंट। देखिए ईंट तो आप अच्छी तरह से जानते भी हैं कि लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से बना है, और लेटर शब्द है का जो हिंदी अर्थ है वो है ईंट। इस कारण लेटेराइट मृदा को ईंट मृदा भी कहा जाता है। ईंट मृदा भी कहा जाता है। अब बात आती है कि ईंट मृदा किसे कहा जाता है, तो लेटेराइट मृदा को ईंट मृदा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि लेटेराइट जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से बना है, और लेटर शब्द का ग्रीक भाषा में इसका अर्थ होता है ईंट। इस कारण लेटेराइट मृदा को ईंट मृदा भी कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो लेटेराइट मृदा है या लेटराइट मृदा है, ये किन क्षेत्रों में पाई जाती है, किस कारण से इनका निर्माण होता है। तो लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक के कारण होता है। तो इस मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय व उपोष्णकटिबंधीय कि जो लेटराइट मृदा है ये लेटराइट कर लेना कि जो लेटराइट मृदा है इसका जो निर्माण है वो किस प्रकार होता है। इस मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद
आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है, आने के कारण होता है। अब बात आती है कि भाई लेटेराइट जो मृदा है इसका निर्माण किस प्रकार होता है। लेटेराइट मृदा का निर्माण, दो चीज ध्यान रखना, उष्ण कटिबंधीय व उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क जो ऋतुएं होती हैं एक के बाद एक के आने के कारण, एक ऋतु आ गई दूसरी ऋतु आ गई, एक आ गई दूसरी आ गई, एक के बाद एक ऋतु का आने के कारण इस लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। कौन से क्षेत्रों में होता है। अब बात आती है कि लेटेराइट मृदा का निर्माण कौन से क्षेत्रों में होता है। तो लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्ण कटिबंधीय व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। क्यों होता है कि उष्ण कटिबंधीय व उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। अब बात आती है जो यह भारी वर्षा अत्यधिक निछालन का परिणाम है, यह भारी वर्षा व अत्यधिक, यह भारी वर्षा व अत्यधिक जो निछालन है का परिणाम है, उसके कारण ये बनती है। जिन क्षेत्रों में, एक और पहचान होगी लेटेराइट मृदा की, कि जिन क्षेत्रों में ज्यादा वर्षा होती है उन क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा ज्यादा पाई जाती है, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में आपने देखा होगा। तो इसके बाद देखिए लेटेराइट जो मृदा होती है इसमें पोषक तत्वों की क्या होती है, कमी होती है। कि लेटेराइट मृदा में, लेटेराइट मृदा में पौधों के लिए, पौधों के लिए पोषक तत्व की कमी होती है। इसलिए इसमें अत्यधिक जो खाद होता है उसका प्रयोग किया जाता है। पोषक तत्वों की क्या होती है, इसमें कमी होती है। इस कारण इस पर कृषि करने के लिए अत्यधिक खाद की आवश्यकता होती है। कृषि करने के लिए अत्यधिक खाद की आवश्यकता होती है। एक विशेषता ये भी होगी इसकी कि लेटेराइट जो मृदा होती है इसमें पौधों के लिए जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी होती है। और इन पोषक तत्वों में देखिए हम खेती के अंदर जब खाद डालते हैं, चाहे वो जैविक खाद हो चाहे रासायनिक खाद हो, ये दोनों ही खाद जो भूमि के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो सीधी सी बात है कि जो लेटेराइट मृदा है इसमें पौधों के लिए पोषक तत्वों की क्या है, कमी है। इसलिए इस मृदा में अत्यधिक खाद का प्रयोग करके हम इसके जो पोषक जो तत्व हैं मृदा के अंदर जिसमें कमी है उसको हम क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। इसके आगे देखिए ये मृदा कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है। तो लेटेराइट मृदा विशेषकर दक्षिण राज्यों में पाई जाती है, जैसे महाराष्ट्र का पश्चिमी घाट, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा, उत्तरी पूर्वी प्रदेश आदि में पाई जाती है। तो देखिए ये तो उतार लिया होगा आपने, लेटेराइट शब्द जो ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से बना है जिसका अर्थ है ईंट। इस कारण इस मृदा को ईंट मृदा भी कहते हैं। तो यह मृदा देखिए लेटेराइट मृदा
किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो यह मृदा ज्यादातर दक्षिणी क्षेत्रों में पाई जाती है। दक्षिण क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे सबसे पहली बात आ गई, जैसे जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का जो कुछ हिस्सा है, महाराष्ट्र का पश्चिमी घाट, कि महाराष्ट्र जो राज्य है उसका पश्चिमी घाट। इसके अलावा बात करते हैं पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया। आगे अपन बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अलावा जो उड़ीसा है, आपकी क्षेत्र में, आपकी क्षेत्र में। तो देखिए कि जो लैटराइट मृदा है कहाँ पाई जाती है? ये मृदा ज्यादातर दक्षिण क्षेत्रों में पाई जाती है। महाराष्ट्र का पश्चिमी घाट है, पश्चिम बंगाल का दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, उड़ीसा का पूर्वी हिस्सा है, यहाँ सबसे ज्यादा ये मृदा पाई जाती है। अगर अपन आगे जांच करते हैं तो इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं, कि जो यहाँ पर पर्णपाती व सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो लैटराइट मृदा में कौन कौन से वन पाए जाते हैं? तो पर्णपाती और सदाबहार वन यहाँ पाए जाते हैं। देखिए इसके बाद देखिए इसमें ह्यूमस की मात्रा में कमी पाई जाती है। इस कारण इस मृदा का अपर्दन और निम्नीकरण की संभावनाएं अधिक होती है। इसके बाद देखिए यह मृदा किस किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो इसमें ह्यूमस की कमी पाई जाती है और इसलिए इसका निम्नीकरण की संभावना ज्यादा है। मृदा संरक्षण का उचित प्रबंधन करके हम इस मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। देखिए इस मृदा या यह मृदा चाय व काजू की कृषि के लिए उपयुक्त है। जैसे काली मृदा सबसे ज्यादा किसके लिए है? कपास के लिए है। उसी प्रकार लैटराइट जो मृदा है वो चाय व काजू की फसल के लिए सबसे ज्यादा क्या है? ये उपयुक्त है। जैसे देखिए कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु में इस मृदा पर चाय व कॉफी
उगाई जाती है। तो उन 3 राज्यों के नाम बताइए जहां लैटेराइट मृदा पर चाय व कॉफी की खेती की जाती है। तो 3 राज्य हैं, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इसके अलावा देखिए कि इसी मृदा पर तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में काजू की कृषि भी की जाती है। काजू की कृषि भी की जाती है। तो ये हमारा जो चौथा प्रकार है लैटेराइट मृदा। तो लैटेराइट मृदा क्या है, आप उतार लिए होंगे, एक बार और दोहरा देते हैं कि भाई ये लैटेराइट मृदा क्या है। कि लैटेराइट जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के लैटर शब्द से बना है और लैटर शब्द का अर्थ है ईंट। इस कारण इस मृदा को ईंट मृदा भी कहा जाता है। अब बात आती है कि भाई लैटेराइट मृदा का जो निर्माण है वो किस कारण से होता है। कि लैटेराइट मृदा का जो निर्माण है वो किन कारणों से होता है। तो मैंने बताया आपको कि उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण इस मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है। तीसरे नंबर पर बात आती है कि यह जो मृदा है यह गहरी अम्लीय होती है और इसमें सामान्यतः पोषक तत्वों की क्या होती है, कमी होती है और इस कारण इस मृदा के लिए कृषि करने के लिए इस पर अत्यधिक उर्वरक या खाद की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो यह मृदा किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो दक्षिण राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र का पश्चिमी घाट, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इसके अलावा उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है और इस मिट्टी पर पर्णपाती और सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए इसमें हार्मोन्स की क्या होती है, बोलो, कमी होती है और मृदा प्रदन इसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो विभिन्न प्रकार की जो तकनीकी हैं उनके द्वारा हम इस मृदा को संरक्षित कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि विशेषकर इस मृदा पर चाय व काजू और कॉफी की कृषि की जाती है। तो कौन सी मृदा काजू की फसल के लिए उपयुक्त है। तो लैटेराइट मृदा। चाय और कॉफी कहाँ उगाई जाती है, इस पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। अब बात आती है काजू की कृषि कहाँ पर की जाती है। तो तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में इस मृदा पर काजू की कृषि की जाती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट 5वें नंबर की जो अपन बात कर रहे हैं, जो मृदा का प्रकार है वो आती है अपनी मरुस्थलीय मृदा। और मरुस्थल के बारे में तो आप पहले से भी जानते होंगे कि जो मरुस्थल है विशेषकर थार का मरुस्थल जो पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है, जिसकी भौगोलिक विशेषताओं के बारे में आप कक्षा 9 में पढ़ा होगा। यह राजस्थान के 61% भूभाग पर क्या है, फैला हुआ है। इसमें राजस्थान के 12 जिले आते हैं जिसमें राजस्थान की 40% जनसंख्या क्या करती है, इसमें निवास करती है। अब बात आती है कि यहाँ की जो जलवायु वो लगी है, जल की क्या है, कमी है, वर्षा नहीं की बराबर आती है। इस प्रकार वहाँ की जो रेतीली जो टीलें हैं वो हवा के साथ में स्थानांतरण होते हैं, जिनको हम बालू का स्तूप कहते हैं। बीच बीच में जो अस्थायी झीलें बन जाती हैं जिनको अपन दंड बोलते हैं, जो खारी होती हैं, क्षारीय होता है और लवणता के कारण यहाँ जल की कमी और लवणता के कारण कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है या नहीं के बराबर है। तो देखिए पढ़ेंगे अपन मरुस्थलीय मृदा के बारे में, जिसको अपन बोलते हैं रेत। नदी के अंदर भी आपने देखी होगी कि मरुस्थलीय मृदा।
अपन कि मरुस्थलीय मृदा क्या है। कि देखिए इस मृदा का जो रंग है वो लाल और भूरा होता है। इस मृदा का जो रंग है वो लाल और भूरा होता है। तो मरुस्थलीय मृदा की अपन चर्चा कर रहे थे कि मरुस्थलीय मृदा का जो रंग है लाल और भूरा होता है। नंबर 1, इस मृदा का रंग लाल व भूरा, कि इस मृदा का रंग लाल व भूरा होता है। जो मरुस्थलीय मृदा है इस मृदा का रंग लाल और भूरा होता है। और ये मृदाएं लवणीय होती हैं। ये मृदाएं कैसी होती हैं? लवणीय, यानी इसमें जो नमक की मात्रा है वो ज़्यादा पाई जाती है। और कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा अधिक होती है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। तो आप जानते भी होंगे कि जैसे बाड़मेर है, बाड़मेर में जैसे पंचभद्रा झील है, डीडवाना नागौर के अंदर है, इसके अलावा लूणकसर झील है बीकानेर में, ये खारे पानी की झीलें हैं, सांबर झील है। तो ये इसी का परिणाम है, ये मरुस्थल के अंतर्गत ही आती हैं। तो इस मृदा का रंग लाल व भूरा होता है। ये मृदाएं लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि वहाँ नमक उत्पादन भी किया जाता है। जहाँ वाष्पीकरण के द्वारा नमक बनाया जाता है। तो कक्षा 9 में भी आपने पढ़े होंगे कि राजस्थान की खारे पानी की जो प्रमुख झीलें हैं, तो ज़्यादातर झीलें कहाँ हैं? मरुस्थल में ही है। वो इसी कारण है कि मरुस्थलीय जो मृदा है वो लवणीय है, जहाँ वो अस्थायी झीलें बन जाती है, स्थायी झीलें बन जाती हैं, और जहाँ वाष्पीकरण क्रिया के द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है। तो राजस्थान में प्रमुख खारे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं? तो सबसे बड़ी झील है सांबर, इसके बाद में डीडवाना है, लूणकसर है, पंचभद्रा झील है, रेवासा झील है सीकर के अंदर। तो ये सारी की सारी खारे पानी की क्या हैं? झीलें हैं, जहाँ वाष्पीकरण द्वारा नमक बनाया जाता है। दूसरी विशेषताएं देखिए कि जो मरुस्थलीय जो मृदा है इसकी जो दूसरी विशेषता है क्या? तो देखिए इधर से, तो इस मृदा में हामुस और नमी की मात्रा कम होती है। इस मृदा में हामुस व नमी की मात्रा कम होती है। तो इस मृदा में हामुस और नमी की मात्रा क्या होती है? कम होती है। और इसके बाद में अपन बात करते हैं कि मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है। मृदा की सतह के नीचे या सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है। कि अगर अपने इस मृदा को खोदेंगे तो मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा क्या होती जाती है? बढ़ती चली जाती है। और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है। नीचे की परतों में
चूने व कंकर की सतह, कंकर की सतह पाई जाती है जो जल को सोखने की जो क्षमता होती है उसको वो क्या कर देते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं, जिस कारण जल को सोखने की क्षमता अवरुद्ध हो जाती है। अवरुद्ध हो जाता है। दूसरे नंबर पर देखिए कि इस मृदा में हामुस व नमी की मात्रा कम होती है, इस कारण से ही वहाँ जल की कमी होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है, नीचे की परतों में चूने व कंकर की सतह पाई जाती है, जो इसमें जल सोखने की जो क्षमता होती है उसको आप ये अवरुद्ध कर देती है या अवरुद्ध हो जाती है। जैसे देखिए 2006 में बाड़मेर के अंदर जो कवास गांव था उसमें बाढ़ आई, और बाढ़ का यही कारण था कि उसमें जो जल सोखने की जो क्षमता थी वो क्या हो गई, अवरुद्ध हो गई, और बाढ़ का पानी क्या होता गया, एकत्रित होता गया। तो कुछ सेंटीमीटर के बाद में ये अवरुद्ध हो जाती है। इसके बाद में देखिए कि इस मृदा को सही तरीके से, इस मृदा को सही तरीके से इस मृदा को सही तरीके से अगर अपन इस्तेमाल करें सिंचित करके, सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, कृषि योग्य बनाया जा सकता है, कृषि योग्य बनाया जा सकता है। जैसे राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर द्वारा ऐसा किया जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है। देखिए कि राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर द्वारा ऐसा किया भी जा रहा है। तो ये बात आती है अपनी मरुस्थलीय मृदा की। तो इस मृदा का रंग लाल व भूरा होता है। ये मृदाएं लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा अधिक होती है, जहाँ वाष्पीकरण के द्वारा नमक का उत्पादन भी किया जाता है। इस मृदा में हामुस व नमी की मात्रा कम होती है। इस मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने और कंकर की सतह पाई जाती हैं। तो इसमें जल सोखने की जो क्षमता होती है उसको क्या कर देती है, अवरुद्ध कर देती है। इस मृदा को अगर अपन सही तरीके से सिंचित करें और कृषि योग्य बना सकते हैं। जैसा राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के द्वारा ऐसा हो भी रहा है, जिसको राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर जल संसाधन में आप पढ़ोगे। इसके बाद में बात आती है कि देखिए कि वन मृदा क्या है, आप बता सकते हो इसको। आगे अपन चर्चा करेंगे वन मृदा की कि वन मृदा है क्या। अंतिम मृदा का प्रकार में आप पढ़ोगे वन मृदा। तो नेक्स्ट देखिए चर्चा करते हैं अपन कि वन मृदा क्या है। इसके बाद में फिर अपन पढ़ देंगे कि जो मृदा संसाधन है उसका संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। मृदा अपरदन क्या है, इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। मृदा संरक्षण और मृदा अपरदन सब पढ़ेंगे अपन वन मृदा के बारे में कि वन मृदा। तो अपन चर्चा कर रहे थे वन मृदा की। तो वन मृदा क्या है, तो देखिए नंबर 6 वन मृदा।
कि वन मृदा क्या है। देखिए, ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये मृदाएं अधिकतर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। क्षेत्रों में पाई जाती है। बात आती है कि वन मृदा किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो वन मृदाएं अधिकतर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। वन मृदाओं में अगर आप आगे चर्चा करते हैं तो जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध हो, जहां ज्यादा वर्षा वन हो, उन क्षेत्रों में वन मृदा पाई जाती है। तो प्रश्न बनता है यहाँ पर कि वन मृदा किन क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां अत्यधिक वर्षा होती हो और जहां पहाड़ी क्षेत्र हो, पर्वतीय क्षेत्र हो, वहां पर वन मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं कि इन मृदाओं का जो गठन है वो पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। इन मृदाओं में पर्यावरणीय इन मृदाओं में जो पर्यावरणीय बदलाव आता रहता है, बदलाव आता रहता है। पर्वतों के कारण आप जानते हो जल का बहाव होता है, तो इस कारण से पर्यावरणीय बदलाव आता रहता है पर्यावरण के कारण। आगे अपन चर्चा करते हैं तो नदी घाटी में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं। नदी और घाटियों में ये मृदा दोमट व सिल्टदार होती है। तो नदी और घाटियों में जो ये मृदा है ये सिल्टदार होती है। इसके बाद में अगर अपन चर्चा करते हैं नंबर 3, और ऊपरी ढालों में इनका गठन मोटे कणों में होता है, और ऊपरी ढालों में इनका गठन मोटे कणों के रूप में होता है, मोटे कणों के रूप में होता है। तो देखिए वन मृदा क्या है, ये मृदाएं अधिकतर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ ज्यादा वर्षा होती है। इन मृदाओं में पर्यावरणीय बदलाव आता रहता है। नदी घाटी में ये मृदा दोमट व सिल्टदार होती है। ऊपरी डालों में इस मृदा का जो गठन है वो मोटे कणों के रूप में होता है। और देखिए, और इन मृदाओं में अपरदन ज्यादा होता है। नंबर 3, इन मृदाओं में अपरदन अधिक होता है और हामूस की कमी पाई जाती है। हामूस की कमी पाई जाती है। इस मृदाओं में अपरदन क्या होता है, ज्यादा होता है, और इन मृदाओं में हामूस की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। और देखिए ये मृदा नदी घाटी के निचले क्षेत्रों में और विशेषकर नदी सोपानों में, जलोढ़ पंखों में उपजाऊ होती है। यह मृदा नदी घाटी के
नीचे के क्षेत्रों में जलोढ़ पंखों में अधिक उपजाऊ होती है, अधिक उपजाऊ होती है। अब अपन बात करते हैं कि वन मृदा क्या है। तो देखिए, ये मृदाएं अधिकतर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहाँ ज़्यादातर वर्षा वन होते हैं। इन मृदाओं में पर्यावरणीय बदलाव आता रहता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट व सिल्टदार होती हैं, और जैसे ही हम ऊपरी भागों में जाते हैं तो इसका गठन मोटे कणों के रूप में होता रहता है। नीचे नीचे आते हैं तो ये मृदा उपजाऊ हो जाती है। इन मृदाओं में अपर्दन अधिक होता है, आमुस की क्या होती है, कमी पाई जाती है। और ये नदी घाटी के नीचे के क्षेत्रों में जलोढ़ पंखों में अधिक क्या होती है, उपजाऊ होती है। तो इस प्रकार से हम आज जो है भारत में जो मृदा के प्रकार हैं, भारत में 6 प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। मुख्य रूप से आप देख सकते हो इनको। सबसे पहले आपने पढ़ा जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल पीली मृदा, लैटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा। अब अपन चर्चा करेंगे कि भाई मृदा अपर्दन क्या है। मृदा अपर्दन के जो कारण हैं वो कौन कौन से हैं। मृदा का जो संरक्षण है हम किस प्रकार से कर सकते हैं, और इसी के साथ में आपका इस अध्याय की समाप्ति हो जाएगी। तो अपन अब चर्चा कर देंगे कि मृदा अपर्दन क्या है, या मृदा अपर्दन किसे कहते हैं, मृदा अपर्दन के कारण कौन। अपन अब चर्चा करते हैं कि भाई मृदा अपर्दन क्या है और मृदा अपर्दन के कारण और संरक्षण। मृदा अपर्दन तो देखिए, मृदा अपर्दन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप भू संसाधन में भू निम्नीकरण के बारे में पढ़े थे, उसी से जुड़ता हुआ चैप्टर है कि मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा के कटाव व उसकी बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहते हैं। मृदा अपर्दन कहते हैं। बात आती है कि मृदा अपर्दन किसे कहते हैं। तो मृदा के बहाव और कटाव, मृदा के बहाव व कटाव की जो प्रक्रिया है उसको मृदा अपर्दन कहा जाता है। अब देखिए, तो मृदा को बनने और अपर्दन की क्रियाएं, मृदा की बनने, मृदा बनने व अपर्दन की क्रियाएं साथ साथ चलती हैं, क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। आप जानते हैं कि एक साइड से मृदा का अगर कटाव और बहाव होगा तो दूसरी साइड में वो मृदा जाएगी भी। तो मृदा के कटाव बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहते हैं। मृदा बनने व अपर्दन की क्रियाएं एक साथ चलती रहती हैं, ये मृदा में संतुलन रखती हैं। तो देखिए, तो मृदा अपर्दन के कारण कौन कौन से हैं, तो अपन चर्चा करते हैं मृदा अपर्दन के कारण। मृदा अपर्दन के कारण, कि मृदा अपर्दन के कारण कौन कौन से हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले देखिए मृदा अपर्दन के कारणों में सबसे पहले मानवीय क्रियाएं। नंबर 1, मानवीय क्रियाएं। जैसे देखिए,
मृदा अपरदन का सबसे महत्वपूर्ण कारण, मृदा अपरदन का महत्वपूर्ण कारक या कारण मानवीय क्रियाएं हैं, मानवीय क्रियाएं हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि जैसे वनों की कटाई, पशुचारण, वनों की कटाई है, पशुचारण है, निर्माण कार्य हैं, निर्माण कार्य और खनन। देखिए मृदा अपरदन के दो मुख्य कारण में आती है मानवीय क्रियाएं, कि विभिन्न प्रकार मानव जो क्रियाएं करता है उसके कारण भी मृदा अपरदन होता है। जैसे देखिए आज हम जा रहे हैं राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार हमारे देश के कुल भू क्षेत्र पर 33% क्षेत्र पर वन होना क्या है, अनिवार्य है। लेकिन आज मानव अपने स्वार्थ के लिए, लालच के लिए निरंतर वनों की अंधाधुंध क्या कर रहा है, कटाई कर रहा है। और इन वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण जो वन क्षेत्र हैं वो उजड़ गए हैं, जिस कारण से भूमि नग्न हो गई है, जो भूमि के कटाव और बहाव की प्रक्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, भूमि अपरदन का क्या बनती है, कारण बनती है। इसके बाद देखिए अनियंत्रित जो पशुचारण है इसके द्वारा भी मृदा अपरदन होता है। विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य हैं। आप जान रहे हो कि आज विकास की दौड़ के अंदर मानव ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों का क्या कर रहा है, दोहन कर रहा है। रेलवे लाइन है, सड़कें हैं, पुल हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं के उद्देश्य के लिए आज मानव अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए एक और तो विकास के लिए वो ऊंचाइयों को छू रहा है, लेकिन दूसरी साइड में ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचा करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। ये भी मृदा अपरदन का कार्य है। विभिन्न प्रकार के खनन कार्य जो आप भू संसाधन भू निम्नीकरण में पढ़ चुके हो, इससे विभिन्न प्रकार के खदानों से भूमि का जो निम्नीकरण हो रहा है मृदा अपरदन का कारण है। इसके बाद देखिए मृदा अपरदन के ये तो मानवीय कारण हुए। इसके बाद में अगर अपन चर्चा करते हैं तो प्राकृतिक कारण, कि मृदा अपरदन के प्राकृतिक कारण कौन कौन से हैं, तो इसकी भी अपन चर्चा करेंगे। तो ये मानवीय कारक हो गए। अब बात आते हैं मृदा अपरदन के प्राकृतिक कारक। मृदा अपरदन के प्राकृतिक कारक। कुछ मानवीय क्रियाएं मृदा अपरदन का कारण है, तो कुछ प्राकृतिक क्रियाएं भी मृदा अपरदन के कारक हैं। जैसे देखिए तो मृदा अपरदन के जो प्राकृतिक जो कारक हैं वो 3 हैं। मृदा अपरदन के प्राकृतिक कारकों में जल, पवन और हिमनदी। जल, पवन, हिमनदी आते हैं। कुछ मृदाएं जल के कारण मृदा का कटाव होता है, कुछ कारण आते हैं हिमनदी के कारण, पवन के कारण मृदा अपरदन होते हैं। अब देखिए अब अपन पढ़ते हैं कि भी जल के द्वारा जो मृदा का जो अपरदन है वो किस प्रकार से होता है। तो जल द्वारा मृदा अपरदन, कि जल के द्वारा जो मृदा का अपरदन है वो किस प्रकार से होता है। तो देखिए बहता जल
बहता जल मर्तिकाओं के माध्यम से, बहता जल मर्तिकाओं के द्वारा या मर्तिकाओं को काटते हुए, बहता जल मर्तिकाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है। बहता हुआ जल मर्तिकाओं को या मर्दा को काटते हुए गहरी क्या बनाता है, वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। तो देखिए कि जल द्वारा मर्दा का अपरदन किस प्रकार होता है। प्राकृतिक कारण है कि बहता जल जो मर्तिकाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बना देता है, नालियां बना देता है। आप खेतों में देखे भी होंगे वर्षा ऋतु के समय, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती, ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती, जिसे उत्खात भूमि कहते हैं, जिसे उत्खात भूमि कहते हैं। जिसे उत्खात भूमि कहते हैं। और आपने देखा भी होगा कि उदाहरण के लिए देखिए, जैसे चंबल नदी है, चंबल नदी बेसिन में विभिन्न प्रकार के गड्ढे होते हैं, उसे उत्खात भूमि भी कहा जाता है। और इसके बाद देखिए कि बहते हुए जल के साथ, बहते हुए जल के साथ मृदा की ऊपरी परत बह जाती है, जिसे चादर अपरदन कहते हैं, जिसे चादर अपरदन कहते हैं। देखिए अब बात आती है कि जल द्वारा मृदा का अपरदन किस प्रकार होता है। तो मृदा अपरदन के प्राकृतिक कारण हैं, जिसमें 3 आते हैं, जल, पवन और हिमनद। जल द्वारा अपरदन किस प्रकार होता है कि बहता हुआ जल है, वो जो रेत की जो मृतिकाएं हैं उनको काटते हुए गहरी नालियां बना लेता है। आप देखिए उनके बारिश में ढलान वाले भागों में, जिन्हें अवनालिकाएं कहते हैं। अब बात आती है कि अवनालिकाएं किसे कहते हैं कि बहता हुआ जल मृतिकाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिसे अवनालिकाएं कहते हैं। और ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती। जिस भूमि में अवनालिकाएं बन जाती हैं वो भूमि कृषि योग्य नहीं रहती, जोतने योग्य नहीं रहती। तो इस प्रकार की भूमि को उत्खात भूमि कहते हैं। तो उत्खात भूमि के लिए कौन प्रसिद्ध है? चंबल बेसिन, ऊबड़ खाबड़ भूमि, ऊबड़ खाबड़ भूमि जिसमें नले वगैरह आ गए, टीले वगैरह आ गए, इस प्रकार की भूमि को उत्खात भूमि कहते हैं। आप नदियों के क्षेत्र में देखते भी सकते हो, इसको अपन टीले बोलते हैं, नले बोलते हैं, नलिया बोलते हैं, नाले बोलते हैं। तो ये चंबल बेसिन में सबसे ज्यादा उत्खात भूमि पाई जाती है। बहता हुआ जल है वो मृदा की ऊपरी परत को भी बहा ले जाता है, जिसको हम चादर अपरदन के नाम से जानते हैं। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं पवन द्वारा। देखिए कि जो पवन है, पवन द्वारा आप उतार सकते इसको,
कि मृदा के प्राकृतिक कारकों में जल, पवन, हिमनद आदि आते हैं। जल द्वारा मृदा का अपरदन किस प्रकार होता है? तो बहता हुआ जल मृत्तिकाओं को काट के गहरी खाइयां बना देता है, नालियां बना देते हैं, जिसे अवनालिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं होती, जिसको उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। बहता हुआ जल के साथ में मृदा की ऊपरी परत भी बह जाती है, जिसको हम चादर अपरदन कहते हैं। चादर अपरदन किसे कहते हैं? कि बहते हुए जल के साथ में जब मृदा की ऊपरी परत बह जाती है तो उसको हम चादर अपरदन के नाम से भी जानते हैं। अब आती है कि पवन द्वारा, देखिए कि पवन द्वारा किस प्रकार से अपरदन होता है। इसके बाद देखिए नंबर 2, पवन द्वारा अपरदन। पवन जिसको अपन हवा बोल सकते हैं, वायु बोल सकते हैं। तो देखिए मैदान अथवा ढालू क्षेत्रों में, मैदान अथवा ढालू क्षेत्रों में मैदान अथवा ढालू क्षेत्रों में हवा के द्वारा मृदा को उड़ा ले जाना, उड़ा ले जाना। देखिए मैदान अथवा ढालू क्षेत्रों में हवा द्वारा मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को उड़ा ले जाना पवन अपरदन कहलाता है। पवन अपरदन कहलाता है। आपने देखा भी होगा कि विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो बालों का स्तूप है वो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होते रहते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान में मृदा अपरदन का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो पवन द्वारा अपरदन है या पवन अपरदन कहलाता है। देखिए इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो गलत तरीके से कृषि के गलत तरीके से भी कृषि के गलत तरीके से या गलत जुताई करते हैं अपन कृषि की तरीके से भी मृदा अपरदन होता है। कृषि के गलत तरीके से भी मृदा अपरदन होता है, क्योंकि अगर देखिए जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर अगर हल चलाते हैं, ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाते हैं, ढाल पर अगर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाते हैं तो वाहिकाएं बन जाती हैं, वाहिकाएं बन जाती हैं जो मृदा अपरदन का क्या बनती हैं, कारण बनती हैं। इसके बाद देखिए अब ये कई कारण हैं जो मृदा हिमनद है, हिमनद भी इसी का कारण बनता है। अब बात करते हैं अपन कि जो मृदा अपरदन है कि मृदा के बहाव और कटाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन के प्राकृतिक कारकों में जल, पवन, हिमनद आते हैं। जल द्वारा मृदा का अपरदन हो गया, पवन द्वारा मृदा का अपरदन हो गया। अब बात आती है कि मृदा संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। तो मृदा का संरक्षण मृदा का संरक्षण देखिए कि हम मृदा संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए
कि मृदा को किसी भी प्रकार से अगर अपन बचा रहे हैं तो सब मृदा संरक्षण की श्रेणी में आता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मृदा का संरक्षण हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो नंबर 1 आता है कि ढाल वाली भूमि में समुच्चय रेखाओं के समांतर हल चलाना। ढाल वाली भूमि में समुच्चय जुताई करके ढाल वाली भूमि में अगर अपन समांतर समुच्चय जुताई करें तो भूमि निम्नीकरण का कारण नहीं बनता, इससे जल बहाव की गति क्या होती है, घटती है। दूसरे नंबर पर आता है कि ढाल वाली भूमि में सीढ़ीनुमा कृषि करके देखिए जैसे ढाल वाली भूमि है, अब इसमें अगर ऐसी जुताई करेंगे तो गलत तरीका है। सीढ़ीनुमा इस प्रकार से अगर इसमें मैल बना दें तो ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीढ़ीनुमा कृषि। सीढ़ीनुमा कृषि, इससे भी मृदा अपरदन क्या कर सकते हैं, अपन रोक सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो देखिए फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाना। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाना। कि विभिन्न प्रकार की जो फसल होती हैं उनके बीच में अपन घास की पट्टियां उगा सकते हैं। जो पवन का जो वेग होता है उसको वो क्या करती हैं, कमजोर करती हैं। इसे फसलों के बीच घास की पट्टियां उगाना, इसे पट्टी कृषि भी कहते हैं। पट्टी कृषि कहा जाता है। इसके अलावा देखिए अनियंत्रित पशुचारण को नियंत्रण करके, अनियंत्रित पशुचारण पर रोक लगा करके, रोक लगाना। अनियंत्रित पशुचारण पर रोक लगाना। इसके बाद में देखिए कि विभिन्न प्रकार के पेड़ की मेखला बना करके, पेड़ों की, और लिख सकते हो आप और नहीं है कि विभिन्न प्रकार के पेड़ों की मेखला लगा करके पवन के वेग को क्या कर सकते हैं, अपन कम कर सकते हैं। इस प्रकार देखिए कटीली, ये जो रेतीले टीले हैं उन पर कटीली झाड़ियाँ लगा करके, वनों की कटाई को रोक करके, खनन को रोक करके, एनीकट या बांध बना करके विभिन्न प्रकार से हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हो कि मृदा का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है। तो ढाल वाली भूमि में समुच्चय समांतर जुताई करके हम मृदा के अपरदन को रोक सकते हैं। ढाल वाली भूमि में सीढ़ीनुमा कृषि करके हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगा सकते हैं जिसको पट्टी कृषि भी कहते हैं। इसके अलावा अनियंत्रित पशुचारण है उस पर रोक लगा करके जो हवा के वेग को क्या करती है, ये घास की जो मेखला बना करके। इसके बाद देखिए कि विभिन्न प्रकार की वृक्षों की मेखला एक श्रृंखला लगा कर, लाइन लगा करके, और जिस क्षेत्र से तेज हवाएं आती हैं उनको हम रोक सकते हैं, उसके वेग को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अनियंत्रित पशुचारण पर रोक लगाकर विभिन्न प्रकार का खनन है, अवैध खनन है, उस पर प्रतिबंध लगा करके, और जहाँ जो क्षेत्र हैं जो उत्खात भूमि वहाँ एनीकट या बांध बनाकर भी हम मृदा अपरदन को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो इसी के साथ में आपका जो ये अध्याय है कि संसाधन के विकास, ये पूरा होता है। और अब अपन आगे के अध्याय में चर्चा करेंगे अगले वीडियो के अंदर।
कि वन एवं वन्यजीव संसाधन क्या है। अध्याय 2 में हम चर्चा करेंगे वन एवं वन्यजीव संसाधन। तब तक के लिए आप इसकी जो पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न आंसर हैं उनको आप होमवर्क करिए, और अगर कोई समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।